अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाकी क्वेश्चंस जो है हमारे पास, अभी हम कर रहे थे। हाँ, 55। इसमें कुछ 70 क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेम ही हैं। कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं, दोबारा से वही ओम्स लॉ से रिलेटेड है। तो अब हम हर तरह का समझ लो वेरिएंट कर चुके क्वेश्चन का। अब कुछ ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ही नया हो, फर्स्ट टाइम हो। 63 देख लो बस एक, क्योंकि इसमें एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। और इसमें बताना है कि किन दो कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सेम आएगी। अच्छा, पी में तो आपके पास आएगी 1, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 1 ओम्स बनेगी टोटल रेजिस्टेंस कंबाइन। और क्यू में अगर आप देखो, तो क्यू में 1/2 प्लस 1/1 1 2.5। 1/2.5 का मतलब है कि वो 1 से लेस होगी। और आर को अगर हम देखें, तो आर में आपके पास दो पैरेलल हैं, तो 1/2 0.5 2.5 बनेगी। और उसके बाद एस में अगर हम देखें, इसकी कुछ लेस देन बन रही है 1। इसकी लेस देन 1 आएगी कुछ। जो भी आएगी वो हम देख लेंगे, क्योंकि नंबर से हमें कोई वो नहीं है, हमने तो सेम देखना है। और बाकी अगर आप ऊपर वाले की बात करो, सॉरी एस वाले की बात करो, तो एस का कॉम्बिनेशन देखो किस तरह से है। एस में अगर आप थोड़ा सा देखो, तो ऊपर वाले जो दो हैं वो सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन है। और नीचे वाले भी दो सीरीज में हैं। अगर आप उन दोनों को एक साथ पेयर में देखो तो फिर बीच में आप देखो टर्मिनल आ रहा है। ठीक है, बीच में यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो नीचे के दो को आप सीरीज में करोगे, ऊपर के दो को आप सीरीज में करोगे, तो ये फाइनल पता है वही बन जाएगा, जैसा आपके पास ऑप्शन पी में था। ये ऊपर वाले कंबाइन होके एक बन जाएगा, और नीचे वाले भी कंबाइन होकर एक बन जाएगा। सिंपल है। तो आपके पास ये आपको सेम रेजिस्टेंस देगा, पी वाली। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। तो पी और सर एस ये पैरेलल में क्यों नहीं होगा? पैरेलल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीरीज में होता है एंड टू एंड कनेक्शन। अगर आप इसको डिटेल में चेक करो थोड़ा सा, तो बेसिकली इसमें आप ये देखो कि जब आप इसके एंड्स को अगर काउंट करो ना, तो नॉर्मली होता ही है कि आपका ये एंड 1 है, ये एंड 2 है, तो देखो 2 के साथ 1 कनेक्ट हो रहा है, तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन सीरीज है। इसी तरह आप यहाँ पे देखो 1 2 1 2। ठीक है, तो नीचे वाले पेयर ऊपर वाला पेयर आपस में सीरीज में, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो, ऊपर के दो और नीचे के दो आपस में पैरेलल कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 और 1 कनेक्ट हो रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 2 और 2 कनेक्ट हो रहा है, सेम एंड। तो ऊपर पहले दो जो है उनको आप कंबाइन करोगे सीरीज में, और नीचे वालों को कंबाइन करोगे सीरीज में, और फिर दोनों ऊपर पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, तो सेम आपके पास ये पी वाली सिचुएशन वाला आंसर देगा आपको। तो पी और एस की रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है। और जब भी आपके पास दो से ज्यादा रजिस्टर्स हुआ करें, तो दो दो पेयर्स में सॉल्व करने की कोशिश किया करो। सबको एक साथ करने की करोगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, इस तरह का केस हो तो एक अलग बात होती है, दिख रहा होता है सब एक ही साथ लगे हुए, तो सब ज्वाइन कर लो, कोई मसला नहीं है। अब जिस तरह आर में था, आर में आप देखोगे कि उसमें पहले दो को सॉल्व करोगे, फिर तीसरे के साथ ज्वाइन करोगे। मतलब आर को अगर आप कंबाइन करोगे, तो पहले ऊपर और नीचे वाले पैरेलल को सॉल्व करोगे, फिर उसको आप सॉल्व करोगे 2 ओम्स के साथ। तो कोई भी अगर आपके पास दो से ज्यादा रजिस्टर्स होते हैं, तो आप दो दो करके पेयर में सॉल्व करते हो। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस आप इसके देखना। और उसके अलावा अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, तो उसमें कुछ चीज़ें जो रिवीजन के लिए थी। ठीक है, वो मेरे पास जो पहले से सारी स्लाइड्स थी, नोट्स थी,
पहले भी शेयर की थी, दोबारा शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम आपके पास काफ़ी लग जाएगा अगर हम रिवाइज करना चाहें। इसमें सब पोटेंशियल डिवाइडर और सारी चीज़ें हैं आपके पास जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, बेसिकली अभी जो हमने करना है वो है सेफ्टी प्रिकॉशन से, यहाँ से मेन इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक था। ठीक है, आपके पास जो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी है, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास पावर के क्वेश्चंस होंगे, एनर्जी के क्वेश्चंस होंगे, और मेन 3 पिन प्लग का क्वेश्चन होगा। 3 पिन प्लग में आपके पास क्या होता है कि नॉर्मली आप हाउस वायरिंग में यूज करते हो, और हाउस वायरिंग में आपको पता है एसी करंट, अच्छा एसी और डीसी का डिफरेंस भी है इसके अंदर। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इसी में मिल जाएंगे, आपको आगे पीछे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कहीं और से। अच्छा, एसी और डीसी का वैसे तो आपको डिफरेंस पता ही है कि डायरेक्शन भी चेंज होती है उनकी, और डायरेक्शन चेंज के अलावा अगर आप उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास यहाँ पर है। ये वाली देखो डीसी के लिए बनी हुई है, ये वाली एसी के लिए बनी है। ठीक है, तो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी है, क्योंकि डीसी में क्या होता है कि फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू का मतलब ये है कि कोई भी करंट की एक वैल्यू और उसके साथ स्ट्रेट लाइन चली जाए। ठीक है, और एसी में क्या होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है अप एंड डाउन, तो उसमें करंट की डायरेक्शन भी आपके पास अप एंड डाउन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये वाला ग्राफ देखो, जिस तरह से इसमें करंट की एक फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, और अगर आप सेकंड वाला देखो तो सेकंड में आपको एसी मिलेगा, क्योंकि इसमें वेरिएशन है। और ऊपर सारे इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। ठीक है, खैर, और बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो 3 पिन प्लग का कॉन्सेप्ट है। 3 पिन प्लग में, हाँ ये रहा। अच्छा, 3 पिन प्लग में क्या था बेसिकली, कि आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं। आपके पास नॉर्मली 2 पिन भी यूज होता है, लेकिन 3 पिन हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए हो, या हमारी अप्लायंस बहुत हैवी हो। ठीक है, तो नॉर्मली उसमें 3 पिन का ये कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है, एक अर्थ वायर। जो मेन करंट फ्लो होता है, मेन करंट फ्लो करता है लाइव वायर से, जो पॉजिटिव होती है। ठीक है, आपने देखा होगा नॉर्मली, कभी वायर को आपने देखा हो प्रैक्टिकली, तो उसमें आपको एक रेड और ब्लैक कलर बहुत कॉमन मिलता है। रेड कलर बेसिकली आपके पास जो है वो ये बताता है कि वो लाइव वायर है, क्योंकि वो रेड कलर का सिग्नल ये है कि ये डेंजर का साइन होता है, तो करंट मेन इसी में से फ्लो करेगा। और जो ब्लैक कलर होता है वो कोल्ड वायर भी हम उसको कहते हैं, और वो आपके पास न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो लाइव वायर बेसिकली आपके पास रेड कलर में आपको मिलती है नॉर्मली, और जो ब्लैक कलर में होती है वो न्यूट्रल वायर होती है। और अर्थ वायर किसी भी कलर में फिर मोस्टली होती है, वो ग्रीन में भी हो सकती है, वो येलो में भी होती है, वो वाइट में भी होती है, उस पर कोई वो नहीं होता। तो ये हमें मेन रेड और ब्लैक पता चल गया, तो थर्ड अर्थ वायर होगी, सिंपल सी बात है। और सारे फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए, लाइव वायर का लिखा हुआ है करंट विल फ्लो फ्रॉम लाइव वायर, ये हाई पोटेंशियल होता है। न्यूट्रल वायर के लिए अगर हम देखें वो लो पोटेंशियल, यानी वो नेगेटिव टर्मिनल की साइड पर होगा, लाइव वायर पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पर होगा। और करंट फ्लो फ्रॉम लाइव वायर विल फ्लो फ्रॉम न्यूट्रल, तो जितना करंट लाइव से फ्लो होता है उतना ही आपके पास न्यूट्रल वायर में होता है। और जो अर्थ वायर है बेसिकली वो सेफ्टी पर्पस के लिए होती है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता, वो सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, कि अगर आपके पास कभी वोल्टेज हाई हो जाए, या कभी कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट वाला आपके पास फ्लक्चुएशन होना शुरू हो, तो वो चार्जेस को ग्राउंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, खैर इतना डिटेल में हमारे पास नहीं, क्योंकि हाउस की वायरिंग में भी डिपेंड करता है। आपकी हाउस वायरिंग में भी अर्थ वायर होना चाहिए, वरना नॉर्मली अगर हम 3 पिन प्लग यूज कर रहे हैं तो उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा अगर हमारे घर में ही हाउस वायरिंग ना हुई भी हो, सॉरी अर्थ वायर ना लगी भी हो। तो आप अर्थ वायर अपने सर्किट में यूज भी कर लो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आ रही है, आपने उसी में अर्थ वायर यूज नहीं किया हुआ। आपने नॉर्मली देखा होगा बाहर जो पोल्स होते हैं, अगर हम स्पेशली यहाँ की बात करें अपने, तो यहाँ पर पोल्स में आपने देखा होगा एक बोल्ट होता है, नट एंड बोल्ट, बोल्ट का स्पेस बिल्कुल खाली होता है, उस पर कुछ भी नहीं लगा होता। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया इतने गौर से, तो बेसिकली उसमें एक बोल्ट की स्पेस होती है, लेकिन उसमें कोई नट या कुछ भी फिक्स नहीं होता, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पोल्स में हमारे। तो उसका पर्पस ये होता है कि उसमें से एक, वहां पर नट लगाकर और एक वायर जो है बेसिकली वो ग्राउंड में डिगिंग करके और एक कॉपर प्लेट के साथ उसे अटैच करना होता है, वो होती है अर्थ वायर।
बेसिकली वो अर्थिंग के लिए बनाया किया होता है वो नट आपके पास बेसिकली। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि वो आपको बोल्ट ब्लैंक नजर आएगा, उसमें कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात ये कि कुछ जगह पर अभी कुछ टाइम में वो सारी चीजें प्रोसेस हो गया था, तो आप देखोगे उसमें से एक ब्लैक कलर की वायर जो है वो जा रही होगी पोल के साथ। तो उसको किया ये होता है कि वो ग्राउंड में काफी अंदर डीप डिगिंग करके और कॉपर प्लेट के साथ उसको या किसी मेटल प्लेट के साथ उसको अटैच कर देते हैं, ताकि चार्जेस आपके पास ग्राउंड हो जाएं। तो जब आपके पास रेनी सीजन और ये सब होता है तो उसमें आपको उसका एडवांटेज मिलता है। वरना वो सारे चार्जेस उस पोल में ही होते हैं, तो जो सबसे पहले उसको टच करेगा उसी को वो तोहफा मिलेगा सबसे पहले। और सर जो मेटल की प्लेटिंग होती है या कवरिंग होती है वो इसलिए होती है ना कि ताकि वो फिर इजीली हम्म, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाँ इसीलिए वहीं होता है। उसी डायरेक्शन में जाए। जी, तो वो वायर आपके पास होती है और वायर के ऊपर बस इंसुलेशन कर दी जाती है ब्लैक, ताकि नॉर्मल अगर हम टच करें तो वो आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो वायर के साथ। तो इंसुलेशन हमारे पास एक सेफ्टी में आता है, वो भी अभी आगे लिखा होगा। लेकिन उससे पहले एक बात और है, ये जो फ्यूज लगा हुआ है आपके पास यहाँ पर, तो ये फ्यूज भी आपके पास सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, पढ़ाई होगा आप लोगों ने। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये लाइव वायर के साथ लगा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि करंट आपके पास लाइव वायर से फ्लो करता है। और P2 की जब प्रैक्टिस कर रहे होगे आपने वो क्वेश्चंस बहुत सारे देखे होंगे कि लाइव वायर के साथ ही क्यों लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर, बाकी इंसुलेशन भी लिखा हुआ है, डबल इंसुलेटेड होती है ये। एक तो इंडिविजुअल इंसुलेशन होगी तीनों पे, ताकि तीनों आपस में कांटेक्ट में ना आए। फिर तीनों में आपने देखा होगा जिस तरह आप रेफ्रिजरेटर वगैरह की वायर देखते हो तो उस पे एक इंसुलेशन होती है, और अंदर अगर आप उसको देखोगे तो उसमें तीनों पे अलग अलग इंसुलेशन होगी। तो बेसिकली वो डबल इंसुलेटेड हो गई, एक इंडिविजुअल और एक फिर ओवरऑल। तो डबल इंसुलेशन होती है बेसिकली। और उसके बाद फिर अगर आप देखो तो सेफ्टी कंपोनेंट्स की बात आ गई। सेफ्टी कंपोनेंट्स में हमने फ्यूज देख लिया, आउटर सरफेस हो गया, थिन वायर हो गई, और फिर उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी हैजर्ड्स होते हैं, जिसमें आपके पास डैम कंडीशन, यानी आप रेनी सीजन या डैम कंडीशन में वायर्स को टच ना करो। और आपके पास जो एक्सटेंशंस होती है, एक्सटेंशंस में आप ओवरलोड ना करो। हम क्या करते हैं नॉर्मली, एक एक्सटेंशन है उसमें भी 3 पिन लगाते हैं और उसमें 3 कंपोनेंट्स और लगा देते हैं, तो वो ओवरलोडिंग हो जाती है, तो उससे भी आपके पास जो है वो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हो सकता है। डैमेज इंसुलेशन को टच नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। तो मेन इसमें 3 पिन प्लग का कॉन्सेप्ट था। तो दोबारा ड्रॉ करने में और सब डिस्कस करने में टाइम लगता, तो ऑलरेडी जो था हमने उसको कर लिया डिस्कस। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। अब इसमें यह है कि अ लैम्प इज कनेक्टेड टू द AC मेन सप्लाई इन सीरीज विद अ स्विच एंड अ फ्यूज। ठीक है, अब लैंप आपके पास बेसिकली यहाँ पे कनेक्टेड है AC मेन सप्लाई से, और सीरीज में कनेक्टेड है, और स्विच भी है और फ्यूज भी है। ठीक है, विच सर्किट शोज दीज कंपोनेंट्स वायर्ड करेक्टली। ठीक है, सीरीज का उन्होंने आपसे मेंशन कर दिया है। तो अब आपने सीरीज को देखते हुए बताना है कि कौन सा आपके पास कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बिल्कुल करेक्ट डायग्राम को शो कर रहा है। उसमें लाइव, न्यूट्रल और सब चीजें मेंशन है क्लियरली। और स्विच है, फ्यूज है, और अच्छा, फ्यूज का सिंबल आपको पता होना चाहिए। फ्यूज का सिंबल कैसे यूज करते हैं, ये जो जितना आपको ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है ये फ्यूज ही है, ये रेजिस्टर नहीं है। ठीक है, रेजिस्टर में लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही होती, उसमें एजिस पर ही लाइन होती है। तो रेजिस्टर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं और फ्यूज में हम सेंटर से लाइन क्रॉस कर लेते हैं। तो जल्दी से बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें ओके होगा। A और C। ठीक है, अच्छा देखो, अब A और C आपने जो बताया तो इसका मतलब है देखने के बाद आपको यही आइडिया होगा कि A होगा या तो C होगा। अब इसमें से फाइनलाइज ऐसे करना है हमने कि बेसिकली स्विच का काम क्या होता है। देखो, स्विच का काम ये होता है कि स्विच आप लगाओ तो उससे ऑन ऑफ किया जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विच आपके पास, देखो सबसे पहले आ गई लाइव वायर। लाइव वायर से तो हाँ होगा ना।
तो सबसे पहले लाइव वायर के साथ फ्यूज लगा हुआ है, वो ए में भी है वो सी में भी है, यहाँ तक तो दोनों में सर्किट कंप्लीट सही बना हुआ है। उसके बाद सिर्फ सी और ए में डिफरेंस ये है कि सी में उन्होंने स्विच पहले लगाया है, ठीक है, यानी आपके पास ऑन ऑफ हो सके, ठीक है। तो ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास स्विच पहले होना चाहिए, लैंप बाद में होना चाहिए। तो ए में बस ये प्रॉब्लम है, लैंप पहले लगा दिया स्विच बाद में लगा दिया, तो इस स्विच का कोई काम नहीं बचा, ठीक है, लगाओ या ना लगाओ। तो आपके पास लैंप तो पहले फ्यूज हो जाएगा अगर वोल्टेज बढ़ा या कोई प्रॉब्लम हुआ। तो सी कॉम्बिनेशन आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, उसमें स्विच पहले है, उससे पहले फ्यूज है और फ्यूज लाइव वायर के साथ कनेक्ट है। तो सी कॉम्बिनेशन आपके पास बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, 3 पिन प्लग आ गया अब हमारे पास। देयर इज एन एरर इन द डायग्राम, ठीक है, और एरर आपने बेसिकली फाइंड करना है इसमें। और व्हाट इज दी एरर, सबसे पहले आप देख लो कि आपके पास क्या क्या किस किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है और उसमें एरर क्या है। केबल कवर सेव नॉट अवेलेबल। अच्छा देखो, आप ऑप्शंस देखते जाओ, ऑप्शंस देख के आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि खुद से तो हम डायग्राम जितना भी देख लें हमें तो सही लगेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रॉब्लम उसने किस फॉर्म में दी हो सकती है। उन्होंने पहले कहा है कि केबल कवर सी इज नॉट अंडर द स्लिप क्लिप एस। अब ये जो केबल कवर थी ना इंसुलेशन, अब आप ये देखो ये इस क्लिप के अंडर नहीं है। अब ये तीनों वायर्स जो है वो डबल इंसुलेट नहीं है, ये सिंगल इंसुलेट हो गई, और तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपने भी देखा होगा कि कोई प्लग बहुत पुराना आपने देखा हो घर में भी, तो उसमें अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो वो रिस्की होता है, क्योंकि वायर अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी उसका कवर रिमूव हुआ तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ए पॉसिबल हो सकता है, बाकी देख लेते हैं। द अर्थ वायर ई इज कनेक्टेड टू द रॉन्ग टर्मिनल, ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी डायग्राम के साथ इसको मैच करके देखो, ठीक है, तो अर्थ वायर आपके पास टॉप पे ही लगता है, तो वो भी सही है। अर्थ वायर अपनी जगह सही लगा हुआ है। द फ्यूज इज कनेक्टेड टू लाइव वायर, वो भी सही है, फ्यूज को लाइव वायर से लगा होना चाहिए। द लाइव वायर इज कनेक्टेड टू द रॉन्ग एंड ऑफ द फ्यूज, तो फ्यूज का कोई मसला नहीं होता, फ्यूज को पलट के लगाओ ऐसे लगाओ, दोनों एक ही बात है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक थिन वायर होती है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑप्शन ए जो है वो एरर होगा, क्योंकि आपके पास जो डबल इंसुलेशन वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये वाला, वो खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास अब वो सिंगल फिर व्हाई नॉट इंसुलेशन। डी? डी में प्रॉब्लम ये, डी में उन्होंने कहा है लाइव वायर इज कनेक्टेड टू द रॉन्ग एंड ऑफ द फ्यूज। फ्यूज में पता है क्या होता है, फ्यूज आपने पढ़ा होगा, फ्यूज में सिंपल एक थिन वायर होती है और साइड में दो टर्मिनल्स होते हैं बस। तो किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, साइड जरूरी नहीं कि ऊपर के नीचे। क्योंकि इसमें थिन वायर है, अब वायर को आप कहीं से भी लगाओ उसमें कोई ना पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, इस वजह से। ओके। और ए दोबारा एक दफा बता देंगे क्यों नहीं है, ए में ये मतलब है क्यों ना, है एरर? हाँ ए में ये है कि आपके पास ये जो सी है ना, ये इंसुलेशन के लिए कवर था ऊपर, और तीनों इंडिविजुअल कवर थी। अब आप ये देखो ये इसके अंडर नहीं आ रहा, क्लिप के अंडर नहीं आ रहा, अब ये तीनों जो है वो आपके पास सेपरेट यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। तो आपके पास यहाँ पे गैप बन जाता है, जब गैप बन जाता है फिर ये होता है जब आप प्लग लगाते या निकालते हो, तो उसमें होता है कि कोई एक बार अगर वहां पे स्ट्रेच होकर बाहर आ गई, या किसी और कॉम्बिनेशन किसी और, लेट सपोज ये यहाँ से निकल के इसके साथ कनेक्ट हो गई, तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये जो ऊपर डबल इंसुलेशन होती है इसको क्लिप के अंदर इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके पास ग्रिप बन जाए वायर की और सारे कनेक्शंस अपनी जगह पर स्टेबल रहें। वरना ये होता है कि अब ये बिल्कुल यहाँ से फ्री हो गई, अब इस क्लिप का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तीनों वायर्स बिल्कुल फ्री मूव कर सकती हैं, तो वो इट किसी कैन और, हार्म। हाँ, ब्रेक भी हो सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकती है, या किसी और कॉम्बिनेशन के साथ भी अटैच हो सकती है। फ्री में आपने जो है वो बिल कैलकुलेट करना है बेसिकली, और इसमें पावर दी हुई है सबसे पहले, और टाइम दिया है आपके पास 5 आवर्स का, और ईच डे फॉर 3 वीक्स, और 3 वीक्स तक हम डेली मतलब इसको 5 5 आवर्स चलाते रहे। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उन्होंने कितने उसका पूछा है। 21 डेज, ठीक है।
हम डेज में लिख लेते, फिर हम इसको मल्टीप्लाई सर बाय सी। कर लेंगे। ठीक है, आंसर आ गया सी। और उन्होंने कहा है कि एक यूनिट यूज करने का जो कॉस्ट है वो $0.24 है। और हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रन द लैम्प फॉर दिस टाइम। तो 105 आवर्स बेसिकली हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है। तो 105 घंटे का टाइम है जिसमें हम इसको यूज करेंगे इन 3 वीक्स। ठीक है, हर दिन के 5 घंटे के हिसाब से 21 डेज आपके पास है। 21 डेज का मतलब है हम इसको 105 घंटे यूज करेंगे। और आंसर आपने बताया सी, आंसर सही है। कैलकुलेशन बाकी इसकी कर लेते हैं। अब इसमें पावर दी हुई है 100 वाट। और आपको याद होगा इसमें हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसमें किलोवाट आवर का कांस्टेंट यूज कर रहे होते, मतलब क्वांटिटी यूज कर रहे होते हैं। तो किलोवाट आवर का मतलब ये हुआ कि आप किलोवाट आवर किस तरह से कैलकुलेट करोगे। अब आपके पास जो पावर है उसको आप सर इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला था ना। आप इसको किलोवाट आवर में पहले लेकर आओगे, क्योंकि किलोवाट आवर, अब इसमें वॉट तो गिवन है। ठीक है, और आपने इसको किलो में करना है, तो किलो में करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करोगे, डिवाइड। तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टाइम आपके पास 105 आवर्स का है। तो कितना आंसर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके। 0.52। 100 टेन डिवाइडेड। पॉइंट फाइव 10.5 आ रही है आपके पास पावर। और अब आपके पास जो कॉस्ट है बेसिकली वो कितनी आ रही है। 0.24 ठीक है, तो इसका इज मतलब ये फॉर कि 1 आवर, राइट? क्योंकि हाँ सिंपल, फिर सी आंसर आ जाता है। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि हम नॉर्मली जब कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास, क्योंकि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो सेकंड्स बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े बिल्स में वैल्यूज आएंगी, तो इसलिए 1 आवर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो हमने 1 आवर की निकाल ली कितनी पावर यूज हो रही है पर आवर में, क्योंकि किलोवाट हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है पावर के लिए जब अप्लायंसेस की बात होती है। और 1 आवर में हम 0.24 यूज कर रहे हैं, तो 10.5 किलोवाट आवर के हिसाब से हम 2.52 कॉस्ट हमारी जो है वो पी मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारी प्राइस होगी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.24। तो बस इसमें सबसे पहले आपने किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और फिर सिंपली उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये सिंपल मेथड है। सब अपने अपने हिसाब से करते हैं वैसे मेथड। तो सिंपल यही होता है, सबसे पहले किलोवाट आवर देखना चाहिए, आपको होना चाहिए वो, उसके बाद फिर बाकी काम होता है। आगे देखते हैं। The diagram shows the information found on an electric kettle. What is the frequency of the electrical supply used to power the kettle? अच्छा, खैर उन्होंने आपको एक बॉक्स में वैल्यूज दे दी हैं। पी, वी, एफ, वॉल्यूम, ये सारी चीजें उन्होंने आपको दे दी। और उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली लिखी हुई है, उन्होंने आपको वैल्यूज दे दी, बताया नहीं है कि कौन सी वैल्यू क्या है, आपको ऐसा यूनिट से पहचानना है। हाँ, तो कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना, बस टिक मार्क करना था। ठीक है, वो फिलिंदा ब्लैंक्स नहीं होती, ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, फिल कर लो बस। तो 4 भी सिंपल है। 5 वाला रिपीटेड है ऑलमोस्ट एक तरह से, वही स्विच वाली एग्जांपल दी हुई है इसमें भी इन्होंने। हाँ, और आंसर भी वही होगा इसमें, क्योंकि स्विच पहले लगा हुआ है और फ्यूज बाद में है। लेकिन मसला नहीं है, क्योंकि बाकी कॉम्बिनेशन में आप देखो, इसमें फ्यूज बाद में लगा हुआ है, इसमें भी फ्यूज बाद में लगा हुआ है न्यूट्रल के साथ, इसमें पहले लगा हुआ है। स्विच पहले का लॉजिक क्या है सर?
फाइव किस वाले का? स्विच पहले लगाने का। अच्छा, स्विच पहले लगाने का लॉजिक ये होता है कि आप जब स्विच लगा रहे हो सर्किट में, तो स्विच का पर्पस ये होता है कि आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है। स्विच इसलिए लगाया जाता है, आप नॉर्मल डेली भी अपना देखो, फैन लाइट के लिए सबके लिए स्विच लगा हुआ होता है। तो जब तक स्विच कंप्लीट नहीं होगा, तो आपके पास आगे वाला कंपोनेंट काम नहीं करेगा। जब तक आप बटन प्रेस नहीं करोगे, फैन ऑन नहीं होगा। तो अगर स्विच बाद में लगाया, तो बाद में लगाने का कोई आपका लॉजिक ही नहीं बनता स्विच का। या तो फिर आप स्विच हटा दो, आपके पास फैन हर वक्त चलता रहेगा, लाइट हर वक्त आपके पास ऑन रहेगी, आप मेन सप्लाई व्हाट जाके। यू मीन इज कि वो तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी वहां से चलना शुरू। जी, क्योंकि मेन तो सप्लाई हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमने एक टाइम में सब कुछ नहीं चलाना होता, हमारी मर्जी होती है हम जब भी ऑन करें जब भी ऑफ करें। या कभी फ्लक्चुएशन होती है तो हमें ऑफ करना पड़ती है कुछ चीजें, तो इस वजह से। वरना तो ये होगा, आपकी मेन सप्लाई को अगर आप बंद करोगे तो सारी अप्लायंसेस बंद होगी, वरना हर चीज चलती रहेगी हर 24 आवर्स आपके पास। तो स्विच का जो मेन पर्पस होता है वो ऑन ऑफ वाला, कनेक्शन ब्रेक करना हो, कनेक्शन कनेक्ट करना हो। तो जब आपने स्विच बाद में लगाया तो उसका फिर पर्पस ही खत्म हो गया, फिर आप स्विच हटा दो या तो आप डायरेक्ट सर्किट कंप्लीट कर दो। सिक्स वाला भी कॉस्ट कैलकुलेट करने का है, और उन्होंने कहा है कि 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कॉस्ट $0.24, वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है ऊपर वाली। लेकिन हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रन अ 2 किलोवाट हीटर फॉर 3 आवर्स? हाँ, अब वही बात है, सबसे पहले पावर किलोवाट आवर करना है आपने। किलोवाट उन्होंने आपको दे दिया 2, और आर की जगह पे 3 आवर्स। तो बेसिकली पावर आपकी जो है वो 6 किलोवाट आवर बन रही है। तो इसको बस आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं एक मिनट चेक भी कर लूँ। सही है। तो वन पॉइंट डी डबल है। फोर आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। तो मेथड इसका बहुत सिंपल होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड बताते हैं, वो डिवाइड करके ये वो उस तरह से स्टार्ट में, लेकिन सिंपल वो मेथड। फिर आंसर गलत भी आ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ये वाला पार्ट छोड़ देना, ये ओल्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, पहले था कि येलो कलर की एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है। और वैसे तो उन्होंने वैल्यूज दी भी है, लेकिन अगर कर लिया तो फिर ये होता है कि ये कॉन्सेप्ट है या नहीं, ये कंफ्यूजन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको बिल्कुल आप माइनस कर दो, नहीं आएगा। और अच्छा हाँ, अब उन्होंने कहा है कि एन अप्लायंस यूज अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर, और 3 एम्पेयर का करंट यूज करने का मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि कौन सा फ्यूज आप यूज करोगे जिसकी वैल्यू आपके पास बिल्कुल बेस्ट होगी। लाइव वायर में कनेक्ट होगा ये तो हमें पता है, तो ए और सी को तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो या तो बी होगा या तो डी होगा। अब आपको पता है करंट 3 एम्पेयर है, तो हमें इसके क्लोज वाला फ्यूज लगाना होगा। तो इसके क्लोज आपके पास 5 एम्पेयर वाला फ्यूज है। ठीक है। तो बी आंसर होगा क्वेश्चन 8। ठीक है। तो ये 9 वाला भी खैर उसी से रिलेटेड है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन स्किप कर देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं इसमें से डिलीट कर पाया था, इसलिए बार बार वो आ रहे हैं। और विच यूनिट मेजर्स द एनर्जी इनपुट टू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस? ठीक है, किलोवाट आवर, ये भी हम देख चुके हैं अप्लायंसेस के बारे में। और an electrical lamp is marked 0.5 ampere. It is connected to a socket marked 30 ampere max. Which fuse is best to use in the lamp? कौन सा यूज करोगे आप फ्यूज? क्योंकि 0.5 आपके पास एम्पियर मार्क है इलेक्ट्रिक लैम्प पे, तो इसका मतलब है लैम्प को मिनिमम मैक्सिमम 0.5 एम्पियर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और सॉकेट उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 30 एम्पियर लिख दिया। ठीक है। और वो पूछ आपसे ये रहे लैम्प के बारे में। अगर वो सॉकेट का पूछते तो हम फिर सोच सकते थे कुछ और, तो उसके हिसाब से हमारे पास बी ऑप्शन बेस्ट है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल 0.5 का लगा देंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा तो दोनों ही उड़ जाएंगे, ए पॉसिबल नहीं होगा। रेंज से थोड़ा सा बढ़ा कर लगाना होता है ताकि वो थोड़ी लिमिट तक सर्किट को बचा सके। अगर बिल्कुल सेम वैल्यू का लगा देंगे ना तो फिर वही हाँ, बात इन होगी। केस हाई करंट पास। हाँ, तो वो फिर दोनों चीजें एट अ टाइम आपके पास यूज हो जाएगी, फिर आपके पास कोई फायदा नहीं है उस फ्यूज को भी यूज करने का। अच्छा, अब इसमें इन्होंने कहा है कि एक्स वाई डब्ल्यू, तीन यहाँ पे वायरिंग की हुई है बेसिकली।
और उसमें ये बताना है कि आपने करेक्टली वायर आइडेंटिफाई करनी, कौन सी लाइव है, कौन सी अर्थ है, कौन सी न्यूट्रल है। अच्छा देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि डब्ल्यू सबसे अलग बनी हुई है, डब्ल्यू में उन्होंने स्विच लगाया हुआ है, तो डब्ल्यू कौन सी होगी? डब्ल्यू लाइव वायर हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्विच का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। ठीक है, अब रह गया एक्स और वाई। एक्स न्यूट्रल होगी, क्योंकि पॉजिटिव और क्योंकि वो लाइफ के साथ। क्योंकि वो लाइफ को कंप्लीट करती है सर्किट को, और वो अंदर दिख भी रहा है वो सर्किट कंप्लीट कर रही है। और वायर जो है वो अर्थ वायर हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ मेटल पार्ट के साथ अटैच किया उन्होंने, क्योंकि नॉर्मली ग्राउंड वायर जो अर्थ वायर होती है वो मेटल बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं हम अप्लायंस की। तो बी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। और 5 electrical appliances are connected to the same socket and there is a very large current, but why is this dangerous? Fuse blow in the appliance, इसका कोई मसला नहीं है, वो तो जब तक देयर इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रिकल शॉक, इसका भी इशू नहीं है। देयर इज एन ओवर हीटिंग इन ईच अप्लायंस, देयर इज ओवर हीटिंग इन द सॉकेट। तो सॉकेट में ओवर हीटिंग हो सकती है। अभी जब हम सेफ्टी हैजर्ड्स पढ़ रहे थे उसमें एक लास्ट वाला पॉइंट यही था कि ओवरलोड नहीं सेम करना सब। होता। हाँ, तो सॉकेट में आपके पास ओवर हीटिंग हो जाएगी, क्योंकि उस पर आपने लोड बढ़ा दिया। अप्लायंस तो इंडिविजुअल लगे हुए हैं, तो वो तो अपना अपना वोल्टेज रिसीव कर रहे हैं, लेकिन सॉकेट का लोड आपने बढ़ा दिया, वो एक अकेला ही सबको सप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से जब करंट की वैल्यू आपके पास इंक्रीज करेगी तो आपके पास ओवर हीटिंग हो जाएगी सॉकेट में। और व्हाट कॉजेज द फ्यूज टू ब्लो इन अ मेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट? अब उन्होंने कहा पर्सन टचेस द लाइव वायर, उससे तो फ्यूज ब्लो नहीं होगा, उससे तो इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। हाँ, और पर्सन टचेस द न्यूट्रल वायर, उसमें भी वही है। और लाइव वायर टचेस द अर्थ वायर, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। जब मिक्सअप हो जाएगा आपके पास तो फिर ये काम होगा कि फ्यूज ब्लो हो जाएगा आपके पास। वैसे सर टच करने से कैसे फ्यूज होगा? नहीं, टच करने से फ्यूज नहीं, लाइव वायर में ये है कि आपके पास जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, जो ऊपर एक क्वेश्चन था 3 पिन प्लग का, उसमें भी यही था कि डबल इंसुलेशन का प्रॉब्लम था। तो लाइव अगर अर्थ के साथ टच हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके पास जो सर्किट आपको डिस्टर्ब हो गया, आपके सारे चार्जेस जो है वो ग्राउंड के उस पे ओके। वहाँ जाना शुरू हो जाएंगे और करंट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके पास, क्योंकि अब आप अप्लायंस को तो सप्लाई कर नहीं रहे हो। बेसिकली अब आपका पर्पस वहाँ पे चेंज हो गया, बिल्कुल सर्किट ही चेंज हो जाएगा। 15 में आपने बताना है वाटर हीटर यूजेस 6 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट सर्किट, विच फ्यूज इज मोस्ट सुटेबल फॉर यूज इन दिस सर्किट? अच्छा, यहाँ पे पावर दी है उन्होंने बेसिकली। पहले क्वांटिटीज लिख लेते हैं, आधा सवाल क्लियर हो जाता है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। और फ्यूज का पूछा है, तो बेसिकली सबसे पहले करंट निकालना होगा, P इज इक्वल्स टू वी आई से। ठीक है, क्वांटिटीज लिख लेते हैं ना, आधी चीज समझ आ जाती है कि करना क्या होगा। तो फ्यूज की बात कर रहा है तो सबसे पहले करंट हमें पता होना चाहिए। तो 6 डिवाइडेड बाय 240, 6 डिवाइडेड बाय 240, 0.025 आ रहा है वैसे आंसर। अब आप देख लो कि कौन सा फ्यूज बेस्ट होगा। अच्छा सॉरी, एक मिनट, पावर किलोवाट में लिखी हुई है, मैंने उसको किलोवाट नहीं मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है पावर आपके पास 6000 है बेसिकली, मैंने किलो को मल्टीप्लाई नहीं किया था। करंट आ रहा है सॉरी 25 एम्पियर, तो 30 का लगाना पड़ेगा। पावर असल में 6 किलोवाट थी, तो मैंने उसको 6 डिवाइड कर दिया था बेसिकली, ये 6000 था। तो सी आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा है, लैंप कनेक्टेड है 12 वोल्ट सप्लाई के साथ, और एनर्जी एट अ रेट ऑफ 36 वाट, हाउ मच एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन 10 सेकेंड्स?
आपने क्या करना होगा, सिंपल एनर्जी की बात की है ना, एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT। और VI मत आपको पता है कि वो P के इक्वल होता है, तो P × T करना है आपने सिंपल। पावर 36 है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो एनर्जी का आंसर आएगा 360 जूल्स। ठीक है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं था। ए 30 जूल्स, 30 कैसे कैलकुलेट किया? फिर मैंने पहले अपना वर्क कैलकुलेट किया, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला बताया था ना, मैं अपना यूनिट आई चार्ज। गेस मैंने पहले वर्क कैलकुलेट किया, उसके बाद जो है उससे उसको डिवाइड करके 12 से, तो मैं हाँ 30 आंसर आ रहा था। नहीं, लेकिन वर्क डन के लिए आपके पास वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो वर्क डन होना यूनिट चार्ज, तो चार्ज तो यहाँ पर है नहीं हमारे पास। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? V = W/Q बनता है, तो Q हमारे पास नहीं है बेसिकली। तो इस वजह से कंफ्यूजन हुआ होगा, Q की वैल्यू नहीं है, सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद दोबारा से एक हीटर है, उसकी आपके पास वोल्टेज गिवन है, उसकी पावर गिवन है। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर हम उसे 12 वोल्ट सप्लाई के साथ लगाते हैं, पहले भी 12 वोल्ट ही लिखा था खैर, तो करंट क्या होगा? V T = VI से हो जाएगा, ये भी इजी है। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि सारे टिपिकल ही होंगे। तो ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास 90% समझ लो कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। और ज़्यादा ही होता है तो वो 3 पिन प्लग का पूछ लेते हैं या सेफ्टी प्रिकॉशन, अदरवाइज क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे। 18 भी देख लो, सिंपल सा होगा। पावर दी हुई है आपके पास, और वोल्टेज दिया हुआ है, और करंट पूछा है फिर से। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं ऑलमोस्ट आपके पास कंसेक्यूटिव ईयर्स में। P = VI, और V डिवाइड हो जाएगा 60/240, 0.25 A। The cost of electricity is 16 cents per kilowatt hour. What is the cost of using a 3 kilowatt heater for 4 hours? 3 4s are 12, multiply by 16। तो C आंसर होगा, सिंपल है। क्योंकि उन्होंने आपको 3 किलोवाट पावर दे दी, और आवर्स के लिए 4 आवर्स हैं, तो 3 4s are 12, और रेट उन्होंने और कहा है कॉस्ट की वैल्यू 16। चेंज कर दे। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने 3 × 4 × 16। ठीक है, तो C आंसर होगा इसमें, ये भी सिंपल है।